नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी के इंपॉर्टेंस अपडेट सिर्फ नहीं, कुछ ऐसे डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा कुछ कंपनीज के बारे में जानकारी मतलब हासिल करने में। सबसे पहले मैं बात करूँगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक बेसिकली एचडीएफसी बैंक बेसिकली इंडिया के सबसे लीडिंग बैंक है और बहुत सारे दिनों में बहुत दिनों तक कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी घूमते रहे, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करता रहा। तो जब जब इस कंपनी के ऊपर इस नीचे लेवल में आया तब तक मैंने एंट्री लिया और मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। तो फाइनली फिर से मैं एक एंट्री लिया हूँ और किस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में एंट्री लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले उसका रिजल्ट जरूर देखना, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट में ही सब कुछ छुपे होते हैं। रिजल्ट में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 47,000 से इस बार बढ़ के हो चुके 79,000 करोड़। तो सोचिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डबल के आसपास, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। और एक्सपेंस और इंटरेस्ट दोनों को मिटाने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो 12,000 से 18,000 करोड़ बन चुके हैं। तो एक बेसिकली कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो जब कोई कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो इस कंपनी के ऊपर बेकार कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि जो लोग यही सोचते हैं कि जो शेयर भागते चले जा रहे हैं वो कंपनी बेस्ट है और जो कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो कंपनी बेकार है। तो उसके लिए मैं बता दूं, मार्केट में आपको वही कंपनी को चूज करना है जो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है और आज शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि जब शांत भंग हो जाएंगे तब इस कंपनी रॉकेट बनेगा। तो रॉकेट बनेगा तो कब बनेगा उसका कोई पता नहीं होता। तो हाँ, आप एग्जाम्पल की तरफ से बहुत सारे कंपनीज को देख सकते हैं। कंपनीज की जो अभी फिलहाल के लिए जो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा, तो अगर एचडीएफसी बैंक के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे देखकर आपको कुछ ऐसे लगेगा कि कंपनी कहाँ पे भागा। सर आपने कहा कि कंपनी भागेंगे, कंपनी तो एटलीस्ट देखा जाए तो बहुत दिनों का मतलब बहुत दिनों तक मतलब 2020 से लेकर 2020 से लेकर कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर कुछ इसी तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। तो जब इस तरीके से रेंज से सिचुएशन बनेगा, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब कुछ जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये जर्नी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इसीलिए मैंने एक ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ इस तरीके से ट्रेड बना था। अगर मैं एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे लिख लूँ, एक बार मैं लिख के आपको बता देता हूँ तभी आपको आसान होगा समझने में। एक बार मैं ऑल कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब एच डी एफ सी बैंक के ऊपर जब ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से ट्रेड बना। जब आरएसआई के नीचे आए और उस टाइम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे 30 के नीचे भी आया था। मतलब आरएसआई 30 के नीचे आया उस टाइम यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए। तब यहाँ पे एंटी बना और बहुत दिनों के बाद आरएसआई 30 के ऊपर गया, तब यहाँ पे एग्जिट बना। तो एंटी से लेकर एग्जिट में टोटल 4.5% का रिटर्न मिला और वो भी 78 डेज में। इसमें कुछ खास रिटर्न तो नहीं मिला, मगर एक बात आपको याद रखना होगा कि इस तरीके से पैटर्न्स में आपको हमेशा रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम है। मुझे बहुत कम लॉसेस होता है इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में। हाँ, जो प्रॉफिट होता है बहुत शानदार होता है। जैसे बैक टेस्टिंग में मैं प्रीवियस डेटा दिखा दूं, जैसे देखिए यहाँ पे एक एंट्री बना था, यहाँ पे एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट हुआ कितना दिनों में, सिर्फ 39 डेज में 9.5% का गेन। उसके बाद देखिए पहले भी एक इस तरीके से पैटर्न बना था जहाँ पे 2-2.5% का रिटर्न मिला था। इसका मतलब हर टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा ऐसे होगा नहीं। जब जब इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर आपको एंट्री मिलेगा उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। उसके लिए आपको आपके स्ट्रैटेजीज को याद करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे 25% का रिटर्न मिला था सिर्फ 28 दिनों में। तो सोचिए, कभी कभी आपको अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे 105 दिन में 15% का रिटर्न मिला था। तो बहुत बार आपको इस तरीके से एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जब काम करूंगा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में तो वो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज है। देखिए स्ट्रैटेजीज को मैं एक बार आपको रिपीट भी कर देता हूँ किस तरीके से मैं काम करता हूँ। मैं कोई भी एक यहाँ पे जो पैटर्न बना था उसके ऊपर ही मैं आपको दिखा देता हूँ और समझने में आसानी होगा। चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पहली बात क्या है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए और उस टाइम आरएसआई के नीचे, आरएसआई 30 के नीचे टच करना चाहिए। तो आरएसआई 30 के नीचे टच करेंगे तो वहाँ पे एंटी बनेगा। और टारगेट कब बनेगा, जब आरएसआई 70 तक जाएगा तब इसका टारगेट बनेगा। वो किसी भी लेवल में हो सकता है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ। शायद अभी स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में कोई भी पैटर्न्स नहीं बना, जब पैटर्न्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो बेसिकली राजेश एक्सपोर्ट इंडिया की एक लीडिंग कंपनी, बहुत पहले से इस कंपनी को जाना जाता है। अभी कंपनी बहुत छोटा है, 8,900 करोड़ का। 8,900 करोड़ का कंपनी नहीं थे। कंपनी एक टाइम 700 के ऊपर चलने वाला कंपनी था, आज से 300 में चल रहा है। सोचिए कहाँ से कहाँ तक कंपनी आ चुके हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे डाउट है कि कंपनी खराब है, बेकार है। उसके लिए मैं बता दूं, इस राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जितने सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसका क्या राय है एक बार देख लीजिए। देखिए एफएस के पास जो होल्डिंग है, 17% का होल्डिंग था, वो थोड़ा सा कम होकर अभी कितना बन चुका है, 15.5% के आसपास। मतलब मतलब एफएस के पास जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है। अभी देखिए म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है, वो कितना होल्डिंग है, एक टाइम होल्डिंग था 0.03% के आसपास। अभी कितना होल्डिंग बढ़ चुके हैं, वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके 1.14 के आसपास। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है और एफएस कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीकनेस में है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट इस बार भी खराब आया है और ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का रिजल्ट खराब आने का चांसेस है। तो इसीलिए शायद अभी भी जो गिरावट का माहौल है अभी भी बाकी है। अभी मुझे लगता है और भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब से लेकर इस तरीके से करेक्शन होना स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर वो डाउन टेन में ही जा रहा है। क्योंकि एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज के नीचे ही कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट किए और मुझे लगता है इस लोअर लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करूँ तो बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का नज़र होना चाहिए, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू कोई छोटे मोटे कंपनी है। 36,800 करोड़ का कंपनी है और एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। ऑटो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हमेशा एक डिमांडेबल सिचुएशन बनता है, क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा डिमांडेबल होता है। क्योंकि गाड़ी आप किसी भी कंपनी को खरीदारी कर ले, उसके अंदर जो पेयर पार्ट्स है उसको किसी न किसी दूसरे कंपनी को आपको खरीदारी करना ही होगा और हमेशा करना होगा। तो उस बेसिस में देखा है तो ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में सोना बीएलडब्ल्यू एक अच्छा खासा पहचान बना चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत हाई है। बाकी इस कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अभी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था, फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे आप देखेंगे 700 करोड़ से 800 करोड़ बना कंपनी का सेल्स इस बार। पिछले बार 700 करोड़ था, इस बार वो बढ़ के 800 करोड़ हो चुके हैं। और एक्सपेंस को कंपनी बहुत हद तक कंट्रोल किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप कहेंगे सर नेट प्रॉफिट तो बनना चाहिए था, उल्टा कम क्यों हो गया। क्योंकि एक दिक्कत वाला बात यही पे है कि कंपनी का जो आदर्श इनकम है वो यहाँ पे कम हुआ। तो आदर्श इनकम कम हो गया, पिछले बार आदर्श इनकम ज़्यादा था, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा तो देखने को आपको मिलेगा, मगर कंपनी पिछले सालों में जो टैक्सेस पेमेंट किया था, इससे ज़्यादा इस बार कंपनी को टैक्स पेमेंट करना पड़ा। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी इतना शानदार खुद को मैनेजमेंट कर रहा है, यही काफ़ी है कंपनी के लिए। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस मुझे देखने को मिला वो है कंपनी के रिजर्व। जो 100 मतलब 56 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व था, वो करीबन 1900 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो बोरिंग्स 159 करोड़ था, वो आज 388 करोड़ हुआ। इसका मतलब उतना ज़्यादा कर्जा नहीं लिया गया। जो 160 करोड़ का कर्जा था वो घट के बढ़ के करीबन 400 करोड़ के आसपास बना। मतलब कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बाकी कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। एक शोल्डर और उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर धीरे धीरे करके ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, इस हायर लेवल तक जा सकते हैं जो इसका लाइफ टाइम हाई है 820 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल तक जाएगा तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ वो अराउंड 34% के आसपास। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि ये जो टारगेट है ये मेरा खुद का टारगेट है। और बड़े दो इंस्टीट्यूशन ने भी इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा 750 रुपीज़, और नमूरा जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी टारगेट रखा करीबन 794 रुपीज़। तो मैं उससे भी ज़्यादा टारगेट लेकर चला हूँ। बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, मेरे ओपिनियन अलग है, मेरे स्ट्रैटेजीज अलग है, शायद उनका स्ट्रैटेजीज अलग है, उस स्ट्रैटेजीज बेसिस में उन्होंने टारगेट रखा।
तो आपको किसी का टारगेट नहीं देखना है, आपको हमेशा खुद के ऊपर भरोसा करके काम करना होगा, कंपनी के ऊपर रिसर्च करके स्टडी करके काम करना होगा। तो आपकी क्या राय है इस सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसडीबीएल। बेसिकली एसडीबीएल के ऊपर मैं बहुत दिनों से आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो तब तक मैं आपको अपडेट दिखाता रहूँगा जब तक उसका फाइनल डेट ना आ जाते। तो 24 में कल के मतलब आज के दिन ही कंपनी के स्प्लिट मिलने का डेट था फाइनली। तो फाइनली आपको स्प्लिट मिल चुके हैं कि नहीं मिला है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी 2:5 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस सारे कंपनीज के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।